कोई मुझे बताएंगे? स्क्रीन रिकॉर्डिंग और साउंड तीनों चीजें क्लियर है? बताइए, आपका आवाज नहीं आ रहा है, मुझे बताएं कोई। क्लियर है सर। ठीक, चलिए। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने अब तक जितना पढ़ा उन सभी को एक लेक्चर में शामिल करना है, हमको एक चक्र में शामिल करना है। ठीक, जितना भी हमने टुकड़े टुकड़े में पढ़ा, छोटे छोटे हिस्से को एक्सप्लेन करके पढ़ा, उन सभी को एक ही साइकिल में पढ़ना है। तो टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ फेसियोला हिपेटिका, बोलने पर लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक, ठीक। अब देखिए भाई, फेसियोला हिपेटिका जो कि फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस में आता है, उसके जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए दो होस्ट की जरूरत पड़ती है, जिसमें से प्राइमरी होस्ट होता है शीप, भेड़ जिसको बोलते हो। ये क्या है? प्राइमरी होस्ट है। प्राइमरी होस्ट मतलब शुरुआत कहां से करता है? ये अपने रिप्रोडक्शन कहां पे करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पे करता है? वो है प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट में जो शीप है, ये एक प्रकार का कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा है। और कभी कभी शीप के अलावा भी और भी एनिमल है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, जिनमें अपना जीवन चक्र पूरा कर सकते, लेकिन बेहतर एनवायरमेंट कहां मिलता है? शीप के अंदर। तो प्राइमरी होस्ट हो गया शीप। सेकेंडरी होस्ट के रूप में जो मिलेगा वो होता है नॉन कॉर्डेटा। और नॉन कॉर्डेटा में कौन? स्नेल, मोलस्का जिसको बोलते हो आप। नॉन कॉर्डेटा में कौन है? बोलने मोलस्का, प्लेनॉर्बिस, लिम्निया, हमने सब पढ़ा था। ठीक, ये पूरा हम पढ़ चुके हैं। ये स्नेल है। दो होस्ट होते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट। सेकेंडरी होस्ट या इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। क्यों बोलते हैं इंटरमीडिएट होस्ट? क्योंकि फेसियोला हिपेटिका अपना जीवन चक्र जब पूरा करता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं यहाँ पर करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रियल वाला जो होता है ये होता है, यहाँ पर होता है। बाकी जगह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है फिर हम आगे बात करेंगे इस पे ना। ये तो फेसियोला हिपेटिका अपना जीवन चक्र पूरा करते समय यहां से निकलता है, सीप से इन्वायरमेंट में कुछ देर रहता है, चला जाता है स्नेल की बॉडी में, फिर कुछ महीने रहता है, 1-2 महीने, उसके बाद निकल जाता है फिर इन्वायरमेंट में, फिर कुछ दिन तक इन्वायरमेंट में रहता है, और फिर चले जाता है सीप की बॉडी में, फिर लगभग लगभग 3 महीने के आसपास वहां पर रहता है और ये पूरा करता है। तो जो एडल्ट फॉर्म रहता है ना, फेसियोला हिपेटिका का एडल्ट फॉर्म, वो पाया जाता है सीप के अंदर। तो यहां से निकलता है फिर सीप में जाता है, इसलिए बीच में कौन पड़ता है? स्नेल, इसलिए उसको बोला गया इंटरमीडिएट होस्ट, बीच वाला होस्ट है। एडल्ट बनने से फिर लार्वा बनने से फिर एडल्ट बनने के बीच में ये स्नेल पड़ता है, इसलिए उसको बोला जाता है इंटरमीडिएट होस्ट या सेकेंडरी होस्ट। क्लियर है? ये हो गया फेसियोला हिपेटिका, देख लो। ये
फेसियोला हिपेटिका का चक्र चल रहा है, लाइफ साइकिल चल रहा है। अब हमको ये इसी चक्र को एक बार अच्छे से पढ़ना है। समझ में आया तो आगे बढ़ू। क्योंकि फेसियोला हिपेटिका के फेसियोला हिपेटिका दो अलग अलग होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है, इसलिए इसके लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। दो अलग अलग जनरेशन के या फिर दो अलग अलग स्पीसीज में अपना जीवन चक्र पूरा करता है, इसलिए इसका लाइफ साइकिल क्या कहलाता है? डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। ये हो गया। अब ये है वो लाइफ साइकिल। देखें, अब जो बोलते जा रहा हूं ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो पढ़ा था मैं वही मैं रिपीट कर रहा हूं। अब होता क्या, ध्यान से देखिए कि ये जो प्राइमरी होस्ट शिप दिख रहा है आपको, यहाँ पर प्राइमरी होस्ट कर दे रहा हूं मैं, जो शिप दिख रहा है, शिप के लीवर में लीवर फ्लूक एडल्ट था, वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। देखो मैं लिखते जा रहा हूं, एडल्ट फ्लूक रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? सेक्सुअली। और क्या बनाता है? कैप्सुलेटेड एग। कैप्सुलेटेड एग बनाता है, पिछला लेक्चर देखा करें आप। और यहाँ पर लिवर फ्लूक की संख्या कितनी होती है? आपको पता है कि लिवर फ्लूक हर्माफ्रोडाइट होता है, दोनों सेक्सुअल ऑर्गन पाए जाते हैं, टेस्टिस ओवरी, लेकिन फिर भी वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन को ज्यादा प्रीफर करता है, उसमें उसको सुविधा होती है। ठीक है, तो एक एडल्ट शीप के अंदर, एक शीप के अंदर एडल्ट फ्लूक कितना होते हैं बोलने पर उनकी संख्या कितनी होती है, तो बताएंगे? 200। पढ़ चुके इसको हम लोग। इसके अंदर, एक शीप के अंदर एडल्ट फ्लूक की संख्या, जो डायग्राम देख रहे हो ना ऐसे, इनकी संख्या 200 होगी। एडल्ट फ्लूक यहां लिख दे रहा हूं मैं, एडल्ट फ्लूक 200 की संख्या में होंगे। और ये एडल्ट फ्लूक कहां पे होंगे? भेड़ के लीवर के बाइल डक्ट में। ठीक, लिख दो मैं, इन बाइल डक्ट ऑफ शीप। शीप के बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट कहां पे होता है? लीवर में। ठीक, अब प्रत्येक एडल्ट फ्लूक के अंदर जो यूट्रस होती है, वहां पर कैप्सुलेटेड जो एग होती है उनकी संख्या 3000, प्रत्येक में, एक एक में, एक एक में। मैं रिपीट कर रहा हूं, ईच फ्लूक कंटेन 3000 अप्रोक्सीमेटली, है ना, कैप्सुलेटेड एग। सोचिए, ऐसे फ्लूक की संख्या 200 है, जो कि शिप के लीवर के बाइल डक्ट में है। और प्रत्येक ऐसे ऐसे एक एक फ्लूक के अंदर 3000 कैप्सुलेटेड एग हैं, फर्टिलाइज एग हैं, जायगोट है, समझ लीजिए आप। तो टोटल फर्टिलाइज एग या जायगोट कितना हो गए? कैप्सुलेटेड एग। सो टोटल फर्टिलाइज्ड या फर्टिलाइज एग बोलूं या कैप्सुलेटेड एग बोलूं? कैप्सुलेटेड एग या फर्टिलाइज एग? एग इन शीप लीवर। शीप लीवर में कितना हो जाएंगे? एक भेड़ के लीवर में कितना हो जाएंगे? 200 तो फ्लूक ही है, और प्रत्येक फ्लूक में 3000 कैप्सुलेटेड है, एग है। तो भाई बताइए टोटल कितना हो गया? 3 दूनी 6, और कितना शून्य? 3 2 5 शून्य, 1 2 3 4 5 शून्य, मतलब 6 लाख। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख। 6 लाख कैप्सुलेटेड एग हैं एक टाइम पर किसी भेड़ के
किसी सीप के लीवर में। ये डाटा समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? यस सर, समझ में आया। ठीक, तो जब बाइल डक्ट से होते हुए, एलिमेंट्री कैनाल से होते, आहार नाल से होते हुए, क्योंकि लीवर का जूस जो बाइल जूस होता है ना, वो इंटेस्टाइन में आता है, फिर मिलता है फीकल मैटर में, और उसी के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो बाइल जूस के साथ साथ ये आ जाता है कहां पे? इंटेस्टाइन में, इसके आहार नाल में, फिर एनस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है इसको फीकल मैटर के द्वारा, उसके अपचित भोज्य पदार्थ के द्वारा उसको बाहर निकल दिया जाता है। तो इधर एक्सक्रेट कर दिया गया, इसको मैं क्या लिख दूं? ये लिखा हुआ देखिए, तो फीकल प्लेट्स कंटेनिंग एग बाहर आ चुका है। एग की संख्या लगभग कितना है अभी? 6 लाख। ये समझ लेना आप। उसमें से 6 लाख में से मैं एक एग की बात कर रहा हूं। ये जो दिख रहा है आप देखिए, ये जो भी बाहर आए हैं ना, ये मर भी सकते हैं। ये जिंदा तभी रहेंगे जब बाहर का कंडीशन उनके लायक हो। और बाहर के कंडीशन उनके लायक कब होगा? जब बाहर में या तो पानी मिलेगा उनको, या लगभग लगभग 60% मॉइस्चर, 60% नमी, मतलब कुल मिला के उनको पानी चाहिए, नमी चाहिए। ठीक, सर्वाइव कब करेंगे? सर्वाइव इफ, पहला कंडीशन, या तो बाहरी कंडीशन कैसा हो? वाटर हो, या 60% मॉइस्चर हो। क्लियर? यस सर। आगे बात करता हूं। अब उसमें से एक को बताया गया, एग सेल कंटेनिंग एम्ब्रियो। इसके अंदर एम्ब्रियो है, बाहर में एग सेल कवच है, कैप्सुलेटेड जिसको बोलते हैं, कैप्सूल है। कैप्सूल कहां से बना था? विटेलाइन ग्लैंड बनाया था, अगर आपको याद होगा तो पिछला वाला क्लास पढ़िएगा। ठीक, तो उसके अंदर जो एम्ब्रियो था, उस एम्ब्रियो को डेवलप होना है, अभी डेवलप होके मिरास्टिडियम लार्वा बनाना है। तो इस अनडिफरेंशिएट एम्ब्रियो जब डिफरेंशिएट एम्ब्रियो में बदल जाता है, तो उसके लिए समय लगता है उसको भाई, लगभग 4-5 दिन का समय लग जाता है। मैं यह लिख दे रहा हूं, ये अनडिफरेंशिएटेड एम्ब्रियो था, डिफरेंशिएटेड एम्ब्रियो। सीधा डिफरेंशिएटेड एम्ब्रियो बनने में, डिफरेंशिएटेड एम्ब्रियो बनने में 4-5 दिन का समय लग जाता है, 4 से 5 दिन का समय। 4 to 5 days। तो क्या हुआ? इसको बनने में लगा, तो प्रोसेस क्या क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में 4 से 5 दिन लग गया, तब जाके बना इधर जो अनडिफरेंशिएट था, अब डिफरेंशिएट क्या बन गया? ये एम्ब्रियो। अब डिफरेंशिएट एम्ब्रियो ये बनाएगा प्रॉपरली, क्या बोलने पर बना दिया अब एक लार्वा, मिरास्टिडियम लार्वा। ठीक, अब मिरास्टिडियम लार्वा बन गया अंदर में। अब ये मिरास्टिडियम लार्वा तभी बाहर आएगा ना, जब बाहर का कवच फटेगा। तो कवच को फोड़ना है, समझ लीजिए, बाहर से ये कवच समझ लीजिए। कवच के ऊपर में आप ये समझ लीजिए भाई, एक डायग्राम बना दे रहा हूं, समझ लीजिए आप। एक एग रखा हुआ है, ऐसा अंडा रखा हुआ है, इसके ऊपर में एक कैप आया था, अपरकुलम बोलते हैं उसको। इस अंडे को मैं घुमा के रख दिया नीचे, तो ये अंडा हो जाएगा। ऐसे है वही चीज, बस घुमा के रख दिया मैं नीचे। हालांकि ऊपर रहे नीचे रहे, अपरकुलम, इसका जो टोपी है, टोपी टोपी तो टोपी है ना, उसका अपरकुलम है। तो अपरकुलम ही तो टोपी ऐसा है जहां से फटता है, ये उसमें दरारें पाई जाती है, फट जाता है इसे। तो अंदर जो मिरास्टिडियम लार्वा है, मिरास्टिडियम लार्वा करता है क्या है? अपने एपिकल ग्लैंड से, अपने पेनिट्रेशन ग्लैंड से कुछ केमिकल निकालता है, जिसकी वजह से अपर कलम क्या हो जाता है? फट जाता है। और अपर कलम जब फट जाता है, तो वहां से कौन निकल जाता है भाई? मिरास्टिडियम लार्वा फ्री हो जाता है। इस क्रिया को बोलते हो हैचिंग।
क्या बोलते हैं इसको आप? हैचिंग। हैचिंग हैचिंग का मतलब क्या हुआ? ऑपरकुलम लाइसिस हो गया, ब्रेक हो गया, ब्रेक्ड बाय एपिकल ग्लैंड एंजाइम। ठीक। और जो फ्री हुआ, स्वतंत्र हुआ, वो है मेरास्टेडियम लार्वा। इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? शिलिया पाई जाती है पूरे बॉडी में। और बॉडी में टोटल कितना प्लेट पाए जाते हैं? प्लेट पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो कि नहीं पढ़े प्लेट? मेरा ये सब क्वेश्चन पूछेगा आपको सेट में, एपी में। समझ रहे हो ना? अगर सेट पेपर दे रहे हो तो सेट में, एपी पेपर दे रहे हो तो एपी में। टोटल प्लेट की संख्या 21 की 22। तो को सब डायग्राम दिखाना पड़ता है। ये देखिए टोटल प्लेट की संख्या कितना गिन लो भाई। यहाँ पर नहीं दिख रहा आपको? देख लो। चलिए यहाँ बता दूं मैं ये प्लेट देख लीजिए आप। यहाँ पर दिखा है क्लियर। सबसे ऊपर वाला प्लेट में 6, फिर दूसरे टीयर्स में 6, 6 से 12, फिर 3 15, 4 19 और 2 21। टोटल कितना प्लेट है? 21 प्लेट। यहाँ तक ना, ये मेरास्टेडियम लार्वा का प्लेट है भाई। ठीक। चलिए अब मेरास्टेडियम लार्वा हो गया स्वतंत्र, फ्री, बाहर निकल चुका है। कैसे बना रहा है? इस कलर से ये बन गया, फ्री स्विमिंग है। ये बाहर में स्वतंत्र रूप से जब तैर रहा होता है तो इसको 24 घंटे के अंदर दूसरा होस्ट चाहिए, मतलब चाहिए, नहीं तो मर जाएगा। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर। तो बहुत ही एकदम लालायित तरीके से ढूंढते रहता है, जीने जीने मरने के जैसे तरीके से ढूंढते रहते हैं। किसको? अपने सेकेंडरी होस्ट को, इंटरमीडिएट होस्ट को। क्योंकि 24 घंटे के अंदर नहीं मिला ना, ये बर्बाद हो जाएगा। ये था उसका सेकेंडरी होस्ट, समझ लीजिए अभी। बस थोड़ा सा रुके। ये सेकेंडरी होस्ट था। तो बताइए मेरास्टेडियम लार्वा को कितना समय मिला? भैया 24 घंटे तुम्हारे पास, ढूंढना है तो ढूंढ लो अपने सेकेंडरी होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट को। ये सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट क्या था? स्नेल। स्नेल में प्लेनोर भी हो सकता है, लिनिया भी हो सकता है, और भी 4-5 प्रकार की वैरायटी बताया था। ठीक। ये मोलस्क का एक प्रकार का नॉन कॉर्डेटा है। चलिए मैं लिख दे रहा हूं, विद इन 24 आवर्स विद इन 24 आवर्स किसको मिलेगा? क्या क्या ढूंढेगा ये? फाइंड देयर सेकेंडरी होस्ट लिख दो मैं। फाइंड देयर सेकेंडरी होस्ट, अदरवाइज, नहीं तो क्या हो जाएगा? मारा जाएगा। अदरवाइज दे विल डाई। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मेरास्टेडियम लार्वा की बात कर रहा हूं। ठीक। चलो मिल गया, मान लीजिए। जब मिल जाए तो क्या करेगा? अब पेनिट्रेशन ग्लैंड, एपिकल ग्लैंड, पहले तो एपिकल ग्लैंड के द्वारा जाकर चिपक जाएगा यहाँ पर। फिर पेनिट्रेशन ग्लैंड, जो एक जोड़ी होता है दोनों तरफ एक एक, सामने की ओर,
उसकी मदद से भी क्या निकालेगा, अपना लैक्टिक एंजाइम निकालेगा, इस मोलस्का के वाल को गलाएगा और धीरे धीरे अंदर घुसेगा। लेकिन एक कहानी है, जब इसके अंदर घुसते रहता है ना, तो मिरास्टियम लार्वा का जो सिलिया वाला भाग, बाहर का एपिडर्मल लेयर, सिलिएटेड लेयर, वो गायब होते जाता है और उसके बदले में क्यूटिकल की लेयर बनती जाती है। ठीक, जैसे फाइंड करता है, पता कर लेता है अपने सेकेंडरी होस्ट को, तो इसके एंटीरियर पोर्शन से धीरे धीरे अंदर घुसते जाता है और उसकी सिलिया बाहर होती जाती है, एक नया क्यूटिकल बनते जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हुआ बोरिंग मूवमेंट। बोरिंग मूवमेंट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये जिस प्रकार बोर का मशीन रहता है, बोरिंग मशीन, हम पानी के लिए जब जमीन को खोदते हैं तो एक ड्रिल मशीन जाता है, घूमते हुए जमीन को खोदता है, सेम वैसे ये भी अपने बॉडी को घुमाते हुए मसल्स को भेजता है, पेनिट्रेट करता है, और वहां पर पेनिट्रेशन ग्लैंड भी मिला, पेनिट्रेशन ग्लैंड के द्वारा निकलने वाला लैक्टिक एंजाइम भी मिला रहा होता है, जिसकी वजह से मसल्स पेनिट्रेट हो रहा होता है, गल रहा होता है, और उसके अंदर धीरे धीरे मिरास्टिडियम लार्वा घुस रहा होता है, अपने बाहर के सिलिया को हटा रहा होता है, नया क्यूटिकल बना रहा होता है। ये प्रोसेस कहलाता है बोरिंग मूवमेंट। ठीक, अंदर घुस गया, अंदर आते ही बन जाता है, क्योंकि अब मिरास्टिडियम लार्वा का सिलिया निकल चुका है, और उसमें जो आंख पाई जाती है, मिरास्टिडियम लार्वा में आई स्पॉट होता है भाई, ब्रेन होता है, एपिकल ग्लैंड होता है, पेनिट्रेशन ग्लैंड होता है, कुछ नर्व के पार्ट होते हैं, ये जो होते हैं सब गायब हो जाते हैं। जब सब गायब हो जाते हैं तो जो नया पार्ट बनता है वो कहलाता है स्पोरोसिस्ट लार्वा। इसका मतलब अब कौन आ गया हमारे पास? स्पोरोसिस्ट लार्वा। अब ध्यान से देखिए, मैं बना रहा हूं इसको, ये बन गया स्पोरोसिस्ट लार्वा। देखिए स्पोरोसिस्ट लार्वा जब बन गया, ये कहां पे रहता है स्पोरोसिस्ट लार्वा? ये आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड के पास, सेकेंडरी होस्ट के डाइजेस्टिव ग्लैंड के पास पाया जाता है, क्योंकि डाइजेस्टिव ग्लैंड के पास रहेगा तो भोजन जो डाइजेस्ट होगा ना, वो उसको तुरंत मिलेगा न्यूट्रिशन के रूप में। ये कहलाता है स्पोरोसिस्ट लार्वा। ठीक, तो स्पोरोसिस्ट लार्वा बन गया, देखिए ये। इन द डाइजेस्टिव ग्लैंड कर दूं मैं, इन द डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ सेकेंडरी होस्ट, ये हो गया। अब स्पोरोसिस्ट लार्वा जब डाइजेस्टिव ग्लैंड में है और न्यूट्रिशन ले रहा है, कुछ समय के बाद यही स्पोरोसिस्ट लार्वा क्या होता है भाई, उसका दीवार फट जाता है, स्पोरोसिस्ट लार्वा का दीवार फट जाता है, और उसके अंदर जो जर्म बॉल रहते हैं वहां से एक नए लार्वा निकलते हैं, इनकी संख्या लगभग 5 से 8 होती है, उनको बोलते हैं रेडिया लार्वा। अब एक बार डायग्राम दिखा दूं मैं आपको, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। ये देखिए, ये स्पोरोसिस्ट लार्वा था, ये क्यूटिकल था बाहर में, देखिए इसकी जब दीवारें फट जाती हैं, बस्ट हो जाता है, तो अंदर की जो ये जर्म बॉल थी, देखो ये जर्म बॉल थी, ये जर्म बॉल जो थी, वहां से जो रेडियल लार्वा डेवलप हुआ था, ये निकलता है फिर। और इनकी संख्या कितनी होती है बोलो मैं, लगभग लगभग 5 से 8 इनकी संख्या पाई जाती है। तो स्पोरोसिस्ट लार्वा के फटने से रेडियल लार्वा का जन्म होता है। ये मैं लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूं, आफ्टर ब्लास्टिंग ऑफ स्पोरोसिस्ट wall प्रोड्यूसेस लगभग लगभग 5 से 8 रेडिया लार्वा। ठीक, अब आ जाएंगे हम रेडिया लार्वा पे। रेडिया लार्वा का मैं कलर बदल दे रहा हूं, ये यहां पर
एक रेडियल लार्वा समझ लीजिए आप, बाकी रेडियल लार्वा भरे पड़े हैं ना, एक को समझ लीजिए, एक है यहाँ पर रेडियल लार्वा। तो रेडियल लार्वा की क्या कहानी है? रेडियल लार्वा दो कंडीशन में ये अलग अलग चीजें बनाता है, ठीक। न्यूट्रिशन लेता है, ये भी डाइजेस्टिव ग्लैंड में ही है, न्यूट्रिशन लेता है मोलस्का के डाइजेस्टिव ग्लैंड के आसपास से, और अपनी संख्या धीरे धीरे बढ़ाता है। कैसे करके बढ़ाता है देखिए, यदि गर्मी सीजन है, समर सीजन है, तो ये एक रेडियल लार्वा कई अनेक रेडियल लार्वा को जन्म देता है। लेकिन ये यदि विंटर सीजन है तो रेडियल लार्वा से एक नए प्रकार के लार्वा बनते हैं जिसको बोलते हैं स्पोरोसिस्ट लार्वा। इसको भी देख लीजिए, ये देखिए, ये रेडियल लार्वा था। रेडियल लार्वा के अंदर जो जर्म बॉल होता है, यदि समर सीजन है तो खाना पीना अच्छे से मिला तो क्या करता है, अगले जनरेशन के रेडियल लार्वा को जन्म देता है। लेकिन यदि विंटर सीजन है, ठंड महीना है, तो इसी रेडियल लार्वा के अंदर से क्या बनता है, स्पोरोसिस्ट लार्वा बनता है। इनकी संख्या कितनी होती है बोलने पर? लगभग लगभग 14 से 20 होती है, ठीक, 14 से 20 देखते रहना संख्या में। ये तो ये रेडियल लार्वा भी बना सकता है और स्पोरोसिस्ट सर्केरियल लार्वा भी बना सकता है, ठीक। और डिपेंड करता है मंथ कौन सा चल रहा है, महीना कौन सा है, सीजन कौन सा चल रहा है, सीजन के हिसाब से अपना प्रोडक्शन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं यहाँ पर। ये तो मैं बात कर रहा हूँ रेडियल लार्वा की, तो रेडियल लार्वा के बारे में कहानी लिख देता हूँ यहाँ पर। ये रेडिया कंटेनिंग डॉटर रेडियल लार्वा बोल रहे हैं। देखिए दो चीजें, इस पहले डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी। ड्यूरिंग समर season, रेडिया प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रेडियल लार्वा। जबकि यदि ऐसा रेडियल लार्वा ना होकर के ऐसा वाला है, देखो ये क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग विंटर सीजन रेडिया प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सर्केरियल लार्वा। संख्या कितना होगा बोला मैं, 14 से लेकर 20। अब चाहे रेडिया बनाए या सर्केरिया बनाए, रेडिया से रेडिया बने तो भी 14 से 20 संख्या में, या रेडिया से सर्केरिया बने तो भी 14 से 20 इन नंबर संख्या में, ठीक। ये और जब भी रेडियल लार्वा से रेडिया निकले या सर्केरिया निकले, वो निकलता है बर्थ पोर, एक परमानेंट पोर पाई जाती है वहां से। डायग्राम देख लें आप, एक परमानेंट पोर देखिए, बर्थ पोर, ये यहाँ से जो दिख रहा है ना, ये उसका कॉलर के जस्ट नीचे पाई जाती है वो, है ना, और स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है, देख लीजिएगा, वहां से प्रोड्यूस होती है ये सब। तो मैं इसको लिख दूं थ्रू बर्थ पोर ना, थ्रू बर्थ पोर, इधर भी और इधर भी थ्रू बर्थ पोर। बर्थ पोर, ठीक। अब होता है क्या देखिए, अभी रेडियल लार्वा बंद हो गया, अभी कहाँ पे है, बर्थ पोर से निकलेगा तो कहाँ जाएगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड में ही चल रहा है सब ये, ठीक। सब कहाँ पे हो रहा है ये, थ्रू बर्थ पोर इन द डाइजेस्टिव ग्लैंड।
ये डायस्ट्रोग्लैंड में, मोलस्का के डायस्ट्रोग्लैंड में ही चल रहा है भाई ये सब। चलिए मैं इसको एक अलग कलर कर दूं तो देखिए, ये सब डायस्ट्रोग्लैंड में ही चल रहा था। अब तक की कहानी जो मोलस्का में चल रहा था, कहां पे चल रहा था वो? डायस्ट्रोग्लैंड में चल रहा था ये। लेकिन अब की कहानी कहां चलेगी? डायस्ट्रोग्लैंड से ये सर्करी लार्वा जो बन गया है, ये माइग्रेट करते हुए चला जाता है डायरेक्ट उसके कहा पल्मोनरी सैक के पास। किसके पास? पल्मोनरी सैक के पास। अब मैं इसको अलग कलर बना रहा हूँ, समझ लेना ये पल्मोनरी सैक बना रहा हूं मैं। ये समझ लेना, ठीक उतना पल्मोनरी सैक है। जितना ग्रीन कलर दिख रहा है वो सब डाइजेस्टिव ग्लैंड था, और जितना अभी मैं रेड कलर में बनाया हूं वो पल्मोनरी सैक है। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ कि रेडिया माइग्रेट टू पल्मोनरी सैक। रेडिया बोल रहा हूं ना, ये क्या सर्केरिया ना, सर्केरिया, सर्केरिया लार्वा माइग्रेट टू पल्मोनरी सैक फ्रॉम, कहां पे था? डाइजेस्टिव ग्लैंड, सेकेंडरी होस्ट के डाइजेस्टिव ग्लैंड से ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड से चला के पल्मोनरी सैक में। अब जब यहाँ पर आ चुका है, डायग्राम देखें कैसे दिखेगा भाई। ये आपको जान पता है कि सर्केरिया लार्वा के पास एक टेल होता है, और ये सर्केरिया लार्वा बिल्कुल अपने एडल्ट के जैसे दिखता है। थोड़ा बहुत कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम में, कुछ रेस्पिरेटरी सॉरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है ना, कुछ एक्सक्रेटरी सिस्टम में थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं एडल्ट से, लेकिन दिखता तो एडल्ट के जैसे है। अब ये पल्मोनरी अपर्चर से होते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। कहां से होते हुए? पल्मोनरी अपर्चर से होते हुए। ठीक, यहाँ पर पल्मोनरी अपर्चर से देखो तो ये ऐसे करके बाहर निकल गया। ये मैं जूम कर रहा हूं, देखिए ये पल्मोनरी अपर्चर यहां से निकला ऐसे करके, ये निकल गया बाहर। ठीक, लीव द बॉडी, बॉडी को छोड़ दिया, लीव द सेकेंडरी होस्ट फ्रॉम पल्मोनरी अपर्चर। अपर्चर मतलब छिद्र होता है भाई। ये आगे बाहर में संख्या में कितना आए होंगे भाई? 14 से लेकर के 20 तक, है ना। इनकी संख्या कितना होगा? 14 से लेकर 20 तक इनके पास टैग पाई जाती है। इसका मतलब सीधा है ये भी फ्री स्विमिंग है। तो एक चीज तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, कि जो शिप से निकलता है एग, उससे जो लार्वा निकलता है वो भी फ्री स्विमिंग होता है, मेरा सीडियम। और मोलस्का से जो निकलता है वो भी फ्री स्विमिंग होता है। ठीक, अब ये बन गया एक आइकॉन सर्केरिया लार्वा। संख्या में कितना है? 14 से 20। इन नंबर संख्या में 14 से 20 हो गए। ये हो गया। जब बाहर आता है ना, तो बाहर का वातावरण का तापमान बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है इसके लिए। ये सर्केरिया लार्वा तभी जिंदा रहेगा जब बाहर का टेम्परेचर कितना होगा। इफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल टेम्परेचर कितना हो? 9 से लेकर के 26 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस टू 26 डिग्री सेल्सियस, अदरवाइज दे विल बी डाई। ठीक, नहीं तो मारा जाएगा। ये इतना है तो सरवाइव करेगा,
otherwise they will be die, मारा गया। पानी में तैरेगा तैरेगा कुछ दिन तक, लगभग 2 से 3 दिन तक एक्टिवली स्विमिंग करेगा। एक्टिवली स्विमिंग मतलब खुद के टैल की मदद से तैरेगा, और फिर ये पहुंचेगा किसी न किसी घास, किसी न किसी पत्ती, किसी न किसी वेजिटेशन के पास, और जाके चिपक जाएगा। मैं इसको सेव करता हूं, इतना तक रुकिए पहले। ठीक, मैं क्या बोला, सरकरिया क्योंकि फ्री स्विमिंग है, टेल है उसका खुद का अपना, अपने टेल की मदद से जब तैरेगा तो क्या बोलूंगा मैं इसको, एक्टिव स्विमिंग, है ना, एक्टिव स्विमिंग कर रहा है, यहाँ पर एक्टिव स्विमिंग हो रहा है। ठीक, और आफ्टर 2-3 डेज, 2-3 दिन बाद चला गया किसी न किसी वेजिटेशन के पास, किसी न किसी घास फूस के पास जो पानी में था, ये आ गया और वहां पर जाके ना चिपक गया। और चिपकने के बाद सबसे पहला काम करता है कि टेल का काम खत्म, हटाओ टेल को। तो यहां पर आते आफ्टर अटैचमेंट विद द ग्रास ब्लेड, ब्लेड मतलब पत्ती, लीफ यहां पर समझ लीजिए, ब्लेड, रुकिए थोड़ा सा ना, ब्लेड सबसे पहला काम क्या करता है, टेल को कट आउट करता है, रिग्रेस करता है, टेल रिग्रेशन। दूसरा काम क्या करता है कि ये अपने चारों तरफ सिस्ट बना लेता है, कवच, अन्यथा मारा जाएगा। ये कवच बना लेता है, कवच बनाने के लिए इसके पास सिस्टिजिनस ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सिस्टिजिनस ग्लैंड। देख लीजिए डायग्राम दिखाता हूं आपको, ये चारों तरफ पाया है, ये पीला कलर जो बना है बड़ा बड़ा सेल, ये सिस्टिजिनस ग्लैंड सेल है। यहाँ से सिस्ट निकलते हैं, अब चारों तरफ देखिए ये कवच बन गया, ये सिस्ट वाल बन जाता है चारों तरफ। ठीक, ये और यहाँ पर सिस्ट फॉर्मेशन लिख दो, सिस्ट फॉर्मेशन by the सिस्टोजिनस ग्लैंड। सिस्टोजिनस ग्लैंड पाई जाती है वो सर्करिया लार्वा के लेटरल भाग पर पाई जाती है। ठीक, अब क्या हुआ भाई, टेल गायब हो गया, चारों तरफ सिस्ट बन गया। चलिए मैं एक बार सेव करके सिस्ट को बना देता हूं मैं। ये जो सिस्ट बन रहा है ध्यान से देखिएगा, ये चारों तरफ सिस्ट बन गया, कवच देखिए इतना मोटा कवच बन जाता है कि जब इसको कोई भेड़ खा लेता है ना, घास खाते समय खा लेता है इसको, तो उस भेड़ के, उस शीप के स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस रहता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टमक में, नॉट इंटेस्टाइन, स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस रहता है उससे डाइजेस्ट नहीं हो पाता ये। और ये जो हमारे पास अभी पना लार्वा, सिस्ट वाला लार्वा, वो कहलाते हैं मेटासर्केरिया लार्वा, ये बच जाता है वहां पर, नहीं मरता, डाइजेस्टिव जूस से बच निकलता है ये। ठीक, चलिए यहाँ पर लास्ट में लिख दो, टेल गायब कर दिया, सिस्ट बना दिया, और क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ मेटासर्केरिया लार्वा, फॉर्मेशन ऑफ मेटा सर्केरिया लार्वा। और ये सिस्ट बना है ना, ये सिस्ट कुछ समय के डेसिकेशन से बचा सकता है। कुछ समय के डेसिकेशन मतलब क्या होता है, कुछ समय तो पानी वानी नहीं मिला ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको ये बच जाएगा, क्योंकि बाहर से कवच है, कवर है, घेर कर रखा है। लंबे समय के लिए नहीं ना, कुछ समय के लिए बोल रहा हूं मैं, बचा सकता है। तो अब जो ये इंसिस्टेड मेटासर्केरियल लार्वा, जो कवच वाला, कवच युक्त मेटासर्केरियल लार्वा है, वो अब भाई ऐसे इनकी संख्या कितनी होगी, कभी बता पाएंगे,
एक घास की पत्ती में हजारों की संख्या में है। ऐसे एक मेटासेल्युलर अलावा नहीं चिपका है घास में, हजारों की तादाद में चिपक रहे हैं, बन रहे हैं, निकल रहे हैं, मोलस्का से स्नेल से निकल रहे हैं, जाके घास में चिपक रहे हैं, हजारों की संख्या में चिपके हुए हैं। तो जब कोई भेड़ आएगी, पानी पिएगी, घास को चबाएगी, तो साथ में ये भी तो चले जाएंगे, तो ये भी हजारों की संख्या में जाएंगे। ठीक समझ में आ रहा है ना? देखिए, अब जब भेड़ ने इसको खाया, भेड़ के आहार नाल में गया, ये जो चिपका हुआ था देखिए यहाँ पर पत्ती में सब आहार नाल में गया, और जब भेड़ के आहार नाल में जाएगा, सबसे पहला माउथ से होते हुए और एसोफेगस से होते हुए स्टमक में गया। स्टमक में जैसे जाएगा ना, वहां पर डाइजेस्टिव जूस के रूप में स्टमक का जूस निकलता है, जिससे गैस्ट्रिक जूस कहते हो, और गैस्ट्रिक जूस से वह मेटासर्करिया लार्वा बच जाता है, जिसके चारों तरफ सिस्ट बन चुका होता है। लेकिन कुछ अभी अभी जाके चिपके होंगे, सिस्ट बना रहे होंगे, पूरा नहीं बनाए होंगे, अभी भी पूंछ को गायब किए होंगे और सिस्ट बनाने की कगार पर होंगे, और कोई भेड़ा के खा दिया हो तो, जिसका सिस्ट बन गया हो तो बच गया, लेकिन जिसमें सिस्ट नहीं बन पाया था वो तो मारा जाएगा ना, वो चला गया। हजारों की संख्या में जा रहे हैं भेड़ के स्टमक में, तो स्टमक में अनइनसिस्टेड वाला, मतलब जिसमें सिस्ट नहीं है, वो तो मारा गया, जिसमें सिस्ट था वो बच गया। समझ में आया ना? तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर अलग तरह से लिख दे रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए मैं किसके बारे में लिख रहा हूं। यहाँ पर इन स्टमक ऑफ शीप, मतलब प्राइमरी होस्ट, अनइनसिस्टेड मेटासर्केरिया लार्वा वुड बी डाई। अनइनसिस्टेड वाला मारा जाएगा, एंड insisted मेटासर्किया escape, बच निकला फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस। ये और वो पहुंच जाएगा कहां पे? स्टमक के बाद आता है इंटेस्टाइन, प्राइमरी इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन प्रोक्सिमल पार्ट, शुरू वाला पार्ट। अच्छा, वो इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, अगर आप याद करो, देखिए चलो डायग्राम दिख रहा हूं आपको, ये देखिए यहाँ तो अनसिस्टेड वाला तो मारा गया, लेकिन जो सिस्टेड वाला आया था वो तो बच गया, वो चला गया प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। यहाँ पर जो इंटेस्टाइन की जूस निकलती है वो गला देता है बाहरी कवच को, केवल कवच को ना, जैसे इसका सेल यानी कि कवच गिर गया, वो इंटेस्टाइन की दीवारों को भेद दिया, और भेदते हुए बॉडी के सीलम में गया, सीलम से होते लिवर में गया, लिवर से होते वे वहां पर न्यूट्रिशन किया, बाइल डक्ट में चला गया, वहां पर भोजन किया, और इसका साइज बढ़ गया, सेक्सुअली मैच्योर हो गया, फिर रिप्रोडक्शन करने लगे, फिर अंडे देने लगे, अब प्रोसेस फिर रिपीट हो जाएगा, अब कैप्सुलेटेड एग फिर निकलेगा, कहानी पूरा हो गया। तो यही चीज हमको यही लिखना है, लेकिन जगह नहीं मेरे पास, फिर लिख दे रहा हूं मैं, देखिए इन प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ proximal part of intestine cyst digested देने गए। समझ में आया? प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में क्या होगा? इंटेस्टाइन के प्रोक्सिमल पार्ट में सिस्ट कैसा होगा? डाइजेस्ट हो जाएगा, और ये जो मेटासर्कुलिया है इंटेस्टाइन की दीवारों को भेदेगा, और कहां तक चला जाएगा? एंड कौन सा वाला? एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब सिस्ट से बाहर निकला हुआ वाला, एग्जिस्ट मेटासर्कुलिया मेटासर्कुलिया penetrate the
पेनिट्रेट द इंटेस्टाइनल वॉल, भेज दिया। वहां से कहां चला गया, मैं अब डैश लगा दे रहा हूँ, एरो लगा दे रहा हूँ, कहां पे, बॉडी के सीलोम पे, वहां से कहां चला गया वो, बॉडी सीलोम से कहां चला गया, लीवर में, वहां से कहां चला गया, बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट से कहां चला गया, क्या हो गया वो, सेक्सुअली मैच्योर, खाना पीना किया, न्यूट्रिशन लिया, सेक्सुअली मैच्योर हो गया। सेक्सुअली मैच्योर हो गया, ठीक। तो ये कहानी एक साइकिल पूरा हो गया, सेक्सुअली मैच्योर मतलब फिर रिप्रोडक्शन किए, फिर कैप्सुलेटेड एग निकला, और ऐसे ऐसे जो एडल्ट बनेंगे सेक्सुअली मैच्योर, इनकी संख्या 200 होगी, इनकी संख्या 200 होगी, और प्रत्येक के अंदर फिर 3-3 हजार की संख्या में क्या मिलेगा, कैप्सुलेटेड एग, ठीक। अब फिर वही रिपीट हो गया कहानी, देखो यहां से, तो ये हो गया इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट। और यहां पर जो एक चीज सोचने वाली बात ये है कि चलिए, मैं बोला कि जैसे ही किसके बॉडी में एंट्री मारा, अभी प्राइमरी होस्ट की बॉडी में एंट्री मारा, तो प्राइमरी होस्ट के बॉडी में एंट्री मारते ही कितना दिन तक प्राइमरी होस्ट में रहता है, तो वो लगभग रहता है 3 महीने तक। याद होगा आपको, इसलिए बोल रहा हूं, लेकिन अगर हम वीक की बात करें, हफ्ते की बात करें, 11 से लेकर 13 वीक तक। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कि प्राइमरी होस्ट में कितना दिन रहेगा वो, 11 से लेकर के 13 वीक। मतलब यहां से जो मेटासर्केरिया गया और उधर से जो ये एग निकला, कैप्सुलेटेड एग, इनके बीच 11 से 13 महीना लग गया, 13 वीक लग गया, हफ्ता लग गया। भाई 4 हफ्ते का 1 महीना होता है, यहाँ पर 12 मान लीजिए, 11 12 13 12 12 वीक मान लीजिए, तो यदि 4 वीक का 1 महीना है तो 4 तिया 12, 3 मंथ लगभग लगभग रह गया इसके अंदर। तो प्राइमरी होस्ट के अंदर कितना महीना रहता है लगभग बोलने पर, लगभग बोल रहा हूँ 3 मंथ, इतना दिन तक तो यहाँ पर काटता है पहले। ये इसमें क्या हो रहा है, मेटासर्केरिया कैप्सुलेटेड फॉर्म में जा रहा है, और वो जा करके इंटेस्टाइन, स्टमक में डाइजेस्ट हुआ, नहीं हुआ, फिर इंटेस्टाइन में गया, बाहरी सीट डाइजेस्ट हुआ, फिर चला गया इंटेस्टाइन वाल को भेजते हुए सीलोम में, सीलोम से चला गया लीवर में, लीवर से न्यूट्रिशन किया, बाइल डक्ट में चला गया, सेक्सुअली मैच्योर हो गया, एडल्ट बन गया, हर्माफ्रोडाइट बन गया, फिर उनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर कैप्सुलेटेड एग बन गए फीमेल पार्ट की यूट्रस में, उनमें लगभग 200 की संख्या में इस प्रकार से एडल्ट थे, और प्रत्येक एडल्ट के यूट्रस में फिर लगभग लगभग 3000 की संख्या में क्या मिल गए, कैप्सुलेटेड एग, फिर बाहर निकले। इनके इस प्रोसेस को पूरा होने में लगभग 3 महीने लग जाते हैं। फिर बाकी सब बता चुका हूं, लेकिन जब ये फिर बाहर निकल के मेरास्टेम लार्वा बन के फिर जब बाहर आता है, मोलस्का के बॉडी में जाता है। अब मोलस्का के बॉडी में कितना समय तक रहता है बोलने पर, लगभग लगभग ये कितना, 35 से 65 दिन। अगर मैं महीने में बात करूं, लगभग 1 महीने से 2 महीने मान लीजिए आप, ठीक। यहां पर कितना हो गया, 35 से 65 दिन, मतलब डेज। अगर मैं महीने की बात करूं तो 1 से लेकर के 35 मतलब 30-35, 1 महीना हो गया, और 65 मतलब 2 महीना लगभग हो गया, 2 मंथ। मंथ में याद करोगे ज्यादा याद होगा आपको, ये हो गया, देखिए ये। तो प्राइमरी होस्ट में लगभग 3 महीना रहता है, सेकेंडरी होस्ट में लगभग 2 महीना रहता है। बाकी सबका टाइम समय सब बता चुका हूं मैं, समझ में आया। ये एडल्ट फ्लूक बन गया, देखिए इधर एडल्ट फ्लूक बना हुआ है। ये हो गया कंप्लीट लाइफ साइकिल। समझ में आया अमृता? यस सर। अर्जुन बाबू, ये सेट में भी पूछ सकता है भाई, है ना, सेट दोगे ना अर्जुन तुम अभी?
ध्यान रखना। यस सर। पूछता क्या है, लार्वा के सीक्वेंस को बताइए, कौन सा लार्वा क्या कब बनता है, पहले दूसरे में कौन बनता है, पहला मिरासिडियम लार्वा, फिर स्पोरोसिस्ट लार्वा, फिर रेडिया लार्वा, फिर सर्केरिया लार्वा, फिर मेटासर्केरिया लार्वा, फिर एडल्ट से फिर अंडे निकलेंगे, अंडे से फिर मिरासिडियम लार्वा। ये प्रोसेस तो चलते रहता है। चलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, मैं ब्लू कलर से कर दे रहा हूं भाई, आप लोग देख लेना उसको। पहले कौन सा लार्वा बना, मिरासिडियम लार्वा, यहाँ ऐसा करूंगा नहीं दिखेगा ये, यहाँ पर मैं कर देता हूँ येलो कलर, चलो ग्रीन कलर ही कर देते हैं, चलिए दिख जाएगा लग रहा है मुझे, ग्रीन कलर चलिए दिख रहा है मिरासिडियम लार्वा। इसके बाद क्या बना, स्पोरोसिस्ट लार्वा, देखिए ये। इसके बाद क्या बना, रेडिया लार्वा, कहाँ लिखे, ये लिखा है रेडिया लार्वा, देखिए ये। उसके बाद कहा क्या बना भाई, सर्केरिया लार्वा, ये। फिर वो बाहर जाके मेटासर्केरिया लार्वा, ये। ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको लार्वा का सीक्वेंस, ये कहानी चलता है इसमें। चलिए आज के कहानी में हम इतने की बात करते हैं, नेक्स्ट कहानी में देखेंगे कि पैरासाइटिक जो मोड है इसका, पैरासाइट की तरह जो रहता है, ये एंडोपैरासाइट है एक प्रकार का ना, बॉडी के अंदर है, हमारे हमारे मतलब मेमल्स के यानी कि किसके, भेड़ के अंदर है ना। ये कॉर्डेटा जो है एक प्रकार का मेमल्स है ना भाई, ये तो ठीक, और नॉन कॉर्डेटा ये एक प्रकार का स्नेल है, मोलस्का है, ठीक। तो इसके कहां पे है, लिवर के अंदर है ना, तो इसलिए मैं इसको एंडोपैरासाइट बोलूंगा, बॉडी के अंदर है। तो फेसियोलाइपेटिका क्या एक प्रकार का एंडोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट, ठीक। तो ये जो पैरासाइट है, पैरासाइट में जो लार्वा हैं, लार्वा इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इससे क्या फायदा होता है इसको, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाकी सब्जेक्ट की तैयारी करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।